अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ थेरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स। कि रिएक्शन रेट्स में आपके पास किस किस्म की थेरीज शामिल होती हैं। तो रिएक्शन रेट की थेरी को जानने के लिए हमें बेसिक फैक्टर्स को चेक करना होगा जो रिएक्शन रेट को कंट्रोल करते हैं। तो इस सिलसिले में दो थेरीज फ्रूटफुल हैं जो हमें रिएक्शन रेट की इंफॉर्मेशन देती हैं। एक है कोलियन थेरी और सेकेंड है ट्रांजिशन स्टेट थेरी। आज हम देखेंगे कि कोलियन थेरी क्या है और उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं। द कोलियन थेरी ऑफ रिएक्शन रेट्स, ये जो थेरी है ये दो पास्टुलेट्स पर डिपेंड करती है। पास्टुलेट नंबर 1 ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड अमंग देमसेल्व्स टू डू अ केमिकल रिएक्शन। कि आपके पास जिन मॉलिक्यूल्स ने आपके पास रिएक्शन करना है, यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन होना है तो उसकी कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराव, कोलियन, वो मस्ट है, तो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगा। सेकेंड जो पास्टुलेट है, द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट बी एट लीस्ट इक्वल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे उनकी एनर्जी एट लीस्ट कम अज़ कम आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपने प्रीवियसली इन डिटेल स्टडी किया कि ये वो एनर्जी होती है जो आपके मॉलिक्यूल को, यानी आपके रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक ख़ास किस्म की एनर्जी भी है प्लस वो कोलाइड भी कर रहा है, तो वो प्रोडक्टिव कोलियन तभी कर पाएगा जब उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी और वो प्रोडक्ट बना सकता है, अदरवाइज वो कोलियन फ्रूटफुल नहीं होता। सो ये दो पास्टुलेट्स कोलियन थ्योरी का सबसे अहम हिस्सा हैं। इनको लेकर हम एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जो हमारे पास इस थ्योरी को जो है आपके पास फुलफिल करेगी। सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास बायोमोलिकुलर एक्शन है और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ए हम सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का, बायोमोलिकुलर का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और वो एक ही नेचर के हैं, यानी हम ए ले रहे हैं जो प्रोडक्ट बना रहा है, और क्योंकि बायोमोलिकुलर एक्शन है और सेम टाइप है तो 2A हम ले रहे हैं जो 2 को इंडिकेट करेगा, बायोमोलिकुलर नेचर को इंडिकेट करेगा। अब लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो रिएक्शन की कंडीशन है, इस लॉ के अकॉर्डिंग रेट किसी भी रिएक्शन का उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो रिएक्टेंट है वो सब्सटेंस ए है, तो इसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। तो आप एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, -T कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर dt, यानी टाइम के साथ ए का डिसअपेयर होना और प्रोडक्ट में जाना, दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट के विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2। ये पावर 2 इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट में 2 है, इट बिकम्स द पावर इन द एक्सप्रेशन। और इस इक्वेशन को जो हमारे पास रेट को इंडिकेट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए कोलियन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, तो हमें ये भी जहन में रखना है कि आपके पास नंबर ऑफ सब्सटेंस ए जो है हमारा, वो मॉलिक्यूल्स में कितनी नंबर ऑफ कोलियंस से गुजरता है। तो इस चीज़ को कहते हैं कोलियन नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है ZAA से, यानी ये वो नंबर ऑफ कोलियंस होता है जो लाइक मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक ख़ास मखसूस टाइम में, एक ख़ास मखसूस वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक एक्सपीरियंस करता है मॉलिक्यूल, उसे नंबर ऑफ कोलियन यानी कोलियन नंबर कहते हैं, और उसका सिंबल होता है ZAA। ये आपने गैसेस में जो है कोलियन नंबर का की स्पेसिफिकेशन स्टडी की हुई है। सो अब हम मैथमेटिकली अगर देखें, और उसी गैसेस के चैप्टर में आपने ये एक्सप्रेशन भी पढ़ा हुआ है, ZAA यानी कोलियन नंबर किसके इक्वल होता है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर NA स्क्वायर C बार, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 जो हमारे पास कोलियन नंबर को इंडिकेट करती है, जिसमें सिग्मा क्या है, कोलियन का डायमीटर, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और उनके दरमियान जो फासला वो तय करते हैं तसादुम से पहले, उसे हम कोलियन डायमीटर कहते हैं। एंड इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, इससे हमें मॉलिक्यूल के साइज़ का भी पता चलता है। और C बार यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन में, ये एवरेज वेलोसिटी है तमाम गैस मॉलिक्यूल्स की, और NA क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो एक मखसूस वॉल्यूम में मौजूद हैं। पहली एजम्पशन को अगर आप कंसिडर करें जिसके मुताबिक रेट ऑफ दिस बायोमोलिकुलर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द कोलियन नंबर, यानी बायोमोलिकुलर रिएक्शन का जो रेट है कोलियन नंबर के डायरेक्ट रिलेशन में है, तो अगर आप इस चीज़ को एज्यूम करें तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हम फर्स्ट इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंडीशन, के रेट आपके पास -T
कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डी टी ये कोलियन नंबर यानी ZAA के इक्वल होगा। सो यहाँ से हम मज़ीद अगर आगे चलें, द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस ए, इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा Na से, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। सो आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 जो था यानी इक्वेशन 1 वो थी -D कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर 2। सो हम अभी ये बात करके आ रहे हैं कि सब्सटेंस ए की जो कंसंट्रेशन है उसको Na यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से आपने रिप्लेस करना है। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -D कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट K, और इसकी जगह पर A की जगह पर आप Na का स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे। अब दूसरी ज़ुबान में अगर हम देखें तो ये दो इक्वेशन जो हमने ऊपर भी अभी ली और ये जो भी हमने रिप्लेस करके इक्वेशन हमें मिल रही है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड्स तो राइट हैंड साइड्स तो अगर आप देखें उनमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट करें तो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा KNA स्क्वायर इज इक्वल टू ZAA। यहाँ से रेट कांस्टेंट को सेपरेट करें तो ZAA के नीचे Na स्क्वायर जाकर डिवाइड हो जाता है, और ये बनती है हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या बताती है कि रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का आप उसे कोलियन नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब अगर इस एक्सप्रेशन को जनरली देखें तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन वो होते हैं डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। तो राइट हैंड साइड पर इक्वेशन नंबर 3 के हम कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे इक्वेशन नंबर 3 को आप एक नई फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक वी हैव K इज इक्वल टू Na ओवर 10⁻³ ZAA ओवर Na स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। सो ये एवोगैड्रो नंबर और आपके पास पर मोल हम उसे इसमें कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा और 1000 से यानी 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ा, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इसमें हम कुछ सब्सटीट्यूशंस करेंगे, जैसे कि अभी आपने पीछे इक्वेशन नंबर 2 में ZAA यानी कोलियन नंबर की एक वैल्यू और उसका एक्सप्रेशन देखा था, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट कांस्टेंट K दैट इज इक्वल टू Na ओवर 10⁻³ स्क्वायर ब्रैकेट इंटू 1 ओवर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार। ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने पीछे इक्वेशन नंबर 2 से लिया है और ऊपर वाली एक्सप्रेशन 4 में पुट किया तो Na स्क्वायर और इसमें भी मौजूद Na स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर इक्वेशन नंबर 5 हमें दे रहा है। अब इसमें हम मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि C बार जिसे एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, इसका एक्सप्रेशन होता है C बार इज इक्वल टू √8RT/πm। तो आप इस एक्सप्रेशन को जब इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2 Na ओवर 10⁻³ और सिग्मा स्क्वायर √πRT/m डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। यहाँ पर जो आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चेंज आपके पास है कि जब आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर C बार की जगह पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये √8 आपको दे रहा है। अब √8 जो है आपने प्रीवियसली देखा था एक एक्सप्रेशन में कि ये 2√2 के इक्वल होता है। जब ये आप यहाँ पर ऊपर पुट करेंगे 2√2 तो √2 नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 2 जो आप शुरू में जाकर यहाँ पर लिख रहे हैं स्टार्ट में। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 आ जाती है सिंप्लीफाई होने के बाद। और नेक्स्ट में आप इसी एक्सप्रेशन को जो 4 इक्वेशन है और 6 इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड रेट कांस्टेंट ही दे रही है, तो आप राइट हैंड साइड्स को एक दूसरे के सामने ले आएँ तो आपके पास बनेगा एक्सप्रेशन Na ओवर 10⁻³ ZAA ओवर Na का स्क्वायर, और ये जो ऊपर आपको इक्वेशन 4 में मिल रहा है। और जब आप इसे 6 से कंपेयर करेंगे तो 6 का भी आप देख सकते हैं 2 Na ये Na है ओवर 10⁻³ सिग्मा स्क्वायर √πRT/m। ये बन जाएगी हमारे पास कंपैरिजन वाली इक्वेशन जिसे हम 7 कंसिडर कर रहे हैं। अब रिएक्शन को आपने यूनिट कंसंट्रेशन पर लेना है, क्योंकि रिएक्शन आपके पास यूनिट कंसंट्रेशन पर जो है टेक प्लेस हो रहा है। तो उस सर्कमस्टांसेस में आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये जो Na ओवर 10⁻³ ZAA ओवर Na का स्क्वायर है ये हमारे पास Z0 के इक्वल होगा। Z0 बेसिकली यूनिट कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को आप Z0 के इक्वल ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं Z0 क्या है, ये कोलियन नंबर है यूनिट कंसंट्रेशन पर। और ये हमें सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन जो है उसके यूनिट्स भी देता है टू Z0। तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को Z0 के इक्वल ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को आप Z0 के इक्वल लिखें और Z0 इसकी जगह पर जब आप Z0 पुट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Na ओवर 10⁻³ उसे ओपन करें तो 1000 बन जाता है और साथ आपके पास ZA ओवर n स्क्वायर A के इक्वल आता है। ये एक्सप्रेशन जो आपने भी देखा
इसको आपने ओपन कर दिया 10⁻³ को, जस्ट ही आपका एक्सप्रेशन बन गया। नेक्स्ट में आप तमाम इस फैक्टर्स को जब पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो रेट कांस्टेंट के वो Z0 के इक्वल है, और आगे Z0 किसके इक्वल है आप एक्सप्रेशन ऊपर देख सकते हैं। यानी ये जो फैक्टर है इक्वेशन नंबर 6 का फैक्टर, या इक्वेशन नंबर 7 को ही ले लें, इसमें ये जो फैक्टर है वो Z0 के इक्वल है, और Z0 किसके इक्वल है रेट कांस्टेंट के। तो आप एक्सप्रेशन को सिंपली लिख सकते हैं K इज इक्वल टू Z0, और Z0 किसके इक्वल है 2NA/10⁻³ सिग्मा स्क्वायर पाई RT/m, क्योंकि ये एक्सप्रेशन Z0 के इक्वल है और Z0 आपके पास इसके इक्वल है, तो हम उसे K के भी इक्वल ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी हमारी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हम कह सकते हैं कि K आपके पास Z0 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड के इक्वल है। सो हमारा ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब 8 और 9 की जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये हमें रेट कांस्टेंट की कैलकुलेशन दे रही हैं फॉर बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर हमें कोलियन डायमीटर पता है, टेम्परेचर पता है और मोलर मास पता है रिएक्टिंग सब्सटेंस का, तो हम रेट कांस्टेंट आसानी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन दो वेज है हमारे पास। इक्वेशन 8 को वेरीफाई करना है तो पहला है कि हम कैलकुलेट करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। तो अगर ये वेरीफाइड हो रहा है तो इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगी। सेकेंड, हम जो इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट के रिजल्ट्स, कि उनमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितना पैरेलल वो चल रहे हैं। तो पहला फैक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इक्वेशन 8 हमें ये बताती है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें लेट सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, और कितने परसेंट के साथ इंक्रीज होगा 1% के साथ। लेकिन एक्चुअली ये देखा गया कि जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट 200% उसके रेट कांस्टेंट में इंक्रीज आता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट पर जो है ये अप्लाई नहीं होती, ये एक्सप्लेन नहीं करती कि किस तरह टेम्परेचर का चेंज रेट कांस्टेंट को इफेक्ट कर रहा है। सो एक तो ये फैक्ट आ गया, वेरिफिकेशन में एक आंसर आ गया। सेकंड, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अगर हम देखें, लाइक हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 में हम K और Z0 की जब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करते हैं बाकी तमाम पैरामीटर्स को, जिसमें कोलियन डायमीटर, टेम्परेचर और मोलर मास आता है, तो हमें K की वैल्यू बहुत हाई मिलती है एज कम्पेयर टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फॉर द सेम रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कोलियन जो हम Z0 निकाल रहे हैं इक्वेशन नंबर 8 की मदद से, वो हमें हेल्प नहीं कर रहे एक्चुअल वैल्यू ऑफ K निकालने में। सो इक्वेशन नंबर 8 सपोर्ट नहीं कर रही दो पैराहों पर कि एक तो इससे हम टेम्परेचर का चेंज रेट कांस्टेंट पर कितना आ रहा है वो नहीं जज कर पा रहे, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स में बहुत जो है तसादुम मौजूद है। रीज़न क्या है कि तमाम कोलियंस फ्रूटफुल नहीं होती कि वो केमिकल रिएक्शन करें। अब इसमें कैसे हम ये चीज़ देखेंगे, लेट्स सी। एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन एक्चुअल सेंस है क्या। अगर हम इस इक्वेशन के हवाले से बात करें तो वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट द करेक्ट इक्वेशन बिकॉज वी डिडंट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विच इज़ अवर सेकेंड एजम्पशन इन द थेरी। आपने जब थेरी का स्टार्ट लिया और आपने उसमें देखा कि हमने सेकेंड एजम्पशन की थी कि तमाम कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स के पास अगर एक्टिवेशन एनर्जी है तो जाकर वो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि सेकेंड एजम्पशन है। और हमने कहीं पर भी एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं है। इन रियलिटी तमाम कोलियंस वो कोलियंस फ्रूटफुल होती हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है। वही कोलियंस आपके पास फ्रूटफुल भी हैं, वही कोलियंस आपके पास प्रोडक्ट भी बनाएंगी और केमिकल रिएक्शन को लीड भी करेंगी। तो ये बड़ी अहम कंडीशन है जो हमने अभी तक नहीं देखी। तो हम किस तरह से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट अस हैव अ इक्वेशन वी हैव। इसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है, हमें बोल्ट्जमैन फैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। एक्चुअली बोल्ट्जमैन ने एक लॉ दिया जिसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। उस लॉ के मुताबिक n स्टार इज इक्वल टू n e रेज टू द पावर माइनस EA ओवर RT। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बोल्ट्जमैन का दिया हुआ एक्सप्रेशन है जिससे हम नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स मालूम कर सकते हैं। n स्टार यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, n जो सिंपल है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, T टेम्परेचर और E माइनस EA ओवर RT ये बोल्ट्जमैन का फैक्टर है। ये जो वैल्यू ऑफ n स्टार है ये हमें कंसंट्रेशन बताएगी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की, जिससे हम इफेक्टिव कोलियंस का नंबर जान सकते हैं। हमारे केस में जो Z0 था वो कॉरस्पॉन्ड करेगा n से, विच इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोलियंस
एंड आउट ऑफ विच सम आर फ्रूटफुल टू एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एन स्टार। जो कोलियंस फ्रूटफुल होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एन स्टार को, और टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो Z नॉट यानी N को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह हम नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलियंस को अगर निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलियंस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एज Z नॉट N यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम Z नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि पिछली इक्वेशन को अगर हम सामने रखें तो Z नॉट इज इक्वल टू E माइनस EA ओवर RT एक्सप्रेशन हमारा बनेगा। अगर हमारे पास कोई कोलियन केमिकल रिएक्शन कर रहा है, लीड कर रहा है उसे, तो रेट कांस्टेंट इफेक्टिव कोलियंस पर डिपेंड करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर जो आप इस इक्वेशन के थ्रू देख रहे हैं। हमारा एक्सप्रेशन बनेगा K इज इक्वल टू Z नॉट E माइनस EA ओवर RT विच इज़ इक्वेशन नंबर 10, और ये तमाम सिंपल और बहुत सारे रिएक्शंस पर एप्लीकेबल होती है। और इससे जब कैलकुलेशंस की गई रेट कांस्टेंट की, एक्सपेरिमेंटल भी और थ्योरेटिकल भी, तो वो आपस में जो है एग्री कर रही थी, यानी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी। तो ये इक्वेशन जो है हमें हमारे तमाम फैक्ट्स पर पूरी उतरती है। फेलियर्स भी हैं कुछ। वो फेलियर्स क्या हैं कि इक्वेशन की अगर हम बात करें कोलियन थ्योरी की बुनियादों पर, अगर हम इस एक्सप्रेशन को लें K इज इक्वल टू Z नॉट E माइनस E ओवर RT, तो इस इक्वेशन का ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि इसी इक्वेशन का सहारा लेकर हम जो है रेट कांस्टेंट को डिटरमिन करें। ये सिंपल रिएक्शंस पर तो लागू होती है, और जो कि सोल्यूशन फेज में होते हैं या गैशियस फेज में होते हैं। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई बहुत सारी सिचुएशंस को जस्टिफाई करने में। लाइक नंबर 1, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एनहाइड्राइड को जब 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवाया जाता है तो इनकी एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 10⁵ टाइम्स लोअर है थ्योरेटिकल वन से, जिसकी जस्टिफिकेशन ये इक्वेशन नहीं देती। व्हेन इथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद द ट्राइथाइल अमाइन एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी आपके पास क्या इन दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट में तजाद दिखा रहा है, यानी 10⁸ टाइम्स कम है वैल्यू एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल से। और इसी तरह आपके पास CuS का जो रिएक्शन है वाटर वेपर्स के साथ, तो आप उसमें कार्बन ऑक्सी सल्फाइड के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्ट करते हैं तो इनकी एक्सपेरिमेंटल जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो 10⁶ टाइम्स लेस है। सो यहाँ से कुछ एम्बिग्युइटीज़ आ गई जो इस इक्वेशन के फेलियर का सबब बनी। मॉडिफिकेशन फिर इक्वेशन में की गई। वो मॉडिफिकेशन किस बुनियाद पर की गई कि द लो वैल्यूज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट, उसकी वजह क्या थी? ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन कहते हैं पोजीशंस को, एक दूसरे के लिहाज से जो पोजीशंस हैं आपके पास स्पेस में, उसे ओरिएंटेशन का नाम दिया जाता है। ओनली दोज कोलियंस विल प्रूव टू बी फ्रूटफुल which happen when the collision are taking place between those atoms which have to make the bonds। जिन दो एटम्स ने बॉन्ड बनाना है, अगर उनके दरमियान कोलियन हो रहा है तो वही फ्रूटफुल है। जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाना वो आपके पास कोलियन फ्रूटफुल नहीं होगा। इस पर्पस के लिए राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया विद अ फैक्टर लेस देन यूनिटी, और वो फैक्टर जो लेस देन यूनिटी है उसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी P से डिनोट करते हैं। जितना आपका मॉलिक्यूल रेक्टिंग सब्सटेंसेस के जो स्ट्रक्चर हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी उतना ही P फैक्टर कम होगा। सो इक्वेशन जो 11 हमारे पास आ रही है वो इक्वेशन 10 की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें K इज इक्वल टू P को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है Z नॉट E माइनस EA ओवर RT, एंड P क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और ये फैक्टर है जो लेस देन यूनिटी है। और अगर आप कंसिडर करें कि रेक्टिंग मॉलिक्यूल्स बहुत ही स्मॉल साइज़ के हैं तो P अप्रोच करेगा यूनिटी को, क्योंकि P का और साइज़ का आपस में जो है आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। If we compare this equation with the Arrhenius equation K is equal to AE minus EA over RT, तो दोनों के K तो इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में E माइनस EA over RT भी इक्वल है, पीछे रह गया A जो और P Z नॉट, इनको हम एक दूसरे के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ से हम P प्रोबेबिलिटी फैक्टर को साइड पर ले जाएंगे तो A के साथ जो Z नॉट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आर्हेनियस जो फैक्टर है उसे हम आर्हेनियस प्लॉट से कैलकुलेट करते हैं और Z नॉट को हम थ्योरेटिकली डिटरमिन कर लेते हैं, और जब दोनों कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस का प्रोबेबिलिटी फैक्टर और जो आर्हेनियस फैक्टर और Z नॉट यानी आपके पास ये तीनों एक्सप्रेशंस को कैलकुलेट किया गया, जिसमें आप हाइड्रोजन आयोडाइड का केस देख रहे हैं, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डीकम्पोजिशन, इसी तरह इथेन और इथीन का रिएक्शन, और ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हमें दे रहा है।
शॉर्ट कमिंग्स इस कोलियन थ्योरी की अगर हम देखें तो कोलियन थ्योरी की जो अब इक्वेशन नंबर 11 है ये कुछ केस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग केसेस, कुछ केसेस पर ये भी अप्लाई नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक इसने कुछ मसाइल को कम भी किया है। किन केसेस पर अप्लाई नहीं हो सकती? नंबर 1, जब आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व करेंगे। सेकेंड, जब चेन मैकेनिज्म ओबे होगा केमिकल रिएक्शन की तरफ से। थर्ड, जब रिएक्शन आपके पास सरफेस कैटालाइज होगा, यानी 3 कंडीशंस, चेन मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सरफेस कैटालिसिस अगर होगा तो कोलियन थ्योरी की इक्वेशन नंबर 11 जस्टिफाई नहीं होती। सो यहाँ तक आज का हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। फर्दर हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक।